प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरपाल ग्रोवर में, जहां पर कक्षा 9 से 12 के हिंदी विषय पाठ्यक्रम में वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आशा है आपने इससे पूर्ववत वीडियो सुना होगा जो हमने कुंवर नारायण जी की लिखित कविता के बहाने के बारे में बनाया था। आज प्रस्तुत है उनकी दूसरी कविता बात सीधी थी पर। कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में संकलित कविता के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इनकी जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, ये इनका काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं, उसमें से संकलित की गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। जब तक इन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहते हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते रहते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती कि वह सहूलियत के साथ सब कुछ संपन्न करवा देती है। तो प्रस्तुत है कविता बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्र में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करता है कि वह अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बात कह रहा था। बात बहुत साधारण थी, लेकिन सही भाषा के प्रयोग के चक्कर में बात उलझती रह गई। कवि का मानना है कि सही बात कहने के चक्कर में भाषा में बहुत प्रकार के बदलाव किए गए। भाषा को तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन वह अपने मन के भावों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाया। कवि का यह प्रयत्न रहा कि वह भाषा के जंजाल से मुक्त हो पाए, लेकिन बात बहुत जटिल हो गई और बिगड़ती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ कवि स्पष्ट करते हैं कि वह मन के भावों को अभिव्यक्त करने के चक्कर में बात के पेंच को कसता चला गया। इस पेंच के खुलने के बजाय उसकी चूड़ी कसती चली गई। इससे कवि की भाषा कठिन और पेचीदा हो गई, जबकि शब्दों के आडंबर पूर्ण प्रयोग से दर्शक उसे शाबाशी दे रहे थे। अतः उचित भाषा के अभाव में सहजता और सरलता उलझी ही रह गई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से उसमें न तो कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पूंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है कि अपनी अभिव्यक्ति को पैना करने के चक्कर में भाषा की दुरूहता बढ़ती गई। शाब्दिक चमत्कार करने के चक्कर में जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और उसकी सहजता बिल्कुल समाप्त हो गई। अंत में हारकर कवि ने अपनी उलझी हुई बात को जहां पर वही थी वहीं छोड़ दिया, लेकिन शब्दों में कसाव नहीं था, भावों में गहराई नहीं थी और दृढ़ता बिल्कुल समाप्त हो गई थी। तभी एक चमत्कार हुआ कि जो बात कवि के साथ एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, परेशान हो चुके कवि को चेताया, भाषा का उचित प्रयोग करना सीखो। अच्छी भाषा में दबाव या मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ बड़े आराम से हो जाती है। और अब प्रस्तुत हैं दोनों कविताएं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इनके प्रश्नोत्तर जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं, अर्थात सब घर एक कर देने के क्या मायने हैं। प्रस्तुत कविता के बहाने में कवि कुंवर नारायण जी ने कवि और बच्चे में समानता दिखलाई है। बच्चे अपना पराया भूलकर खेलते हैं, उसी तरह कवि के समान और कल्पनाएं असीम होती हैं। वे किसी सिद्धांत भेद या छंद में फंसकर काव्य रचना नहीं करते। अतः कवि के कविता बच्चे के खेल की तरह है। जिस तरह बच्चा खेल को जानता है, उसी प्रकार
कवि कविता को जानता है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ने और खिलने के संबंध में कवि का सीधा संबंध दिखाया गया है। चिड़िया उड़ती है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक घर से दूसरे घर पर, और फूल सुबह से लेकर शाम तक महकता रहता है। लेकिन फूल और चिड़िया के उड़ने और खिलने की एक सीमा है, लेकिन कवि के विचारों की कोई सीमा नहीं है। कवि अपने विचारों द्वारा लोगों को प्रेरित करता है। वे कल्पना की उड़ान भरते हैं और साथ ही कविता लिखकर अपने वातावरण को सुगंधित करते हैं। अतः उड़ने से संबंध कवि के विचारों की उड़ान से है और साथ ही कविता की खुशबू सबको महकाती है। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कवि ने कविता के बहाने कविता में कविता और बच्चों को समानांतर कहा है। कवि का मानना है कि बच्चे खेलने के समय अपना पराया, जाति, लिंग और अमीर गरीब आदि का भेदभाव नहीं रखते। उसी तरह काव्य रचना करते समय कवि भी सीमाओं के बंधनों का ध्यान नहीं रखता। बच्चों के सपने असीम होते हैं, उन्हें सारा संसार आत्मीय लगता है, उन्हें सारा संसार अपना दिखता है। उसी तरह कवि की कल्पना को सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अतः बच्चों का खेल कविता लिखने की तरह ही सरल, सहज और सीधा होता है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कवि ने कविता में फूल का उदाहरण दिया है। फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, लेकिन कविता का स्वरूप अनंत काल तक बना रहता है। बिना मुरझाए कविता खिलती रहती है। कई पीढ़ियों और आने वाले लोग कविता को पढ़ते रहते हैं। कविता कवि की लेखनी से युगों युगों तक विकसित होती है। अपनी जीवंतता के कारण कविता पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। अतः कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली और महकती रहती है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है कि अपनी बात सीधी व सहज रूप से न कहकर तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिराकर कहने से बात उलझती चली जाती है। आडंबरपूर्ण अभिव्यक्ति से दूर हटकर भाषा को सहूलियत के साथ प्रयोग करना सीखना चाहिए। अतः कवि का मानना है कि बात स्वाभाविक होनी चाहिए ताकि कविता का आस्वादन आम लोग भी कर सकें। प्रश्न संख्या 6। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? कवि का मानना है कि बात और भाषा परस्पर संबंधित होते हैं। किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को सीधे, सरल और सहज शब्दों में न कहकर तोड़ मड़ोड़ कर, उलट पलट कर शब्दों को घुमा फिरा कर कहने से बात पेचीदा हो गई। अतः सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। हमारे कथ्य और भी जटिल हो जाते हैं। अतः भाषा और बात का ध्यान रखते हुए उनका तालमेल और सहजता बनी रहनी चाहिए।